Hello, everybody. Hello, students. Thank you for joining me today. And the topic which we have chosen to discuss today is normal reactions. What I said? Normal reactions. I've seen many students uh, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट उनको नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं समझ में आता। उनको ये समझ में नहीं आता कि किस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। एंड अगर नॉर्मल रिएक्शन की आपको पूरी समझ नहीं है, तो आप लॉज ऑफ मोशन में अच्छे क्वेश्चंस करने की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते। So keeping that in mind, I have designed this lecture for you, and मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कहीं अधूरे रह गए होंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मजबूत बना देगा। और आप इसको अगर देखेंगे तो आपको हर बात, हर छोटी-छोटी बात जो आप इग्नोर कर दिए थे, जिसकी वजह से आपके कंसेप्चुअल परसेप्शंस में दिक्कत आ रही थी, वो अब नहीं रहेगी। So you'll be able to understand each and everything. So let's join me in the lecture and grab what is being taught to you. So as we have discussed, the topic of today is normal reaction. तो हमें एक-एक बात समझेंगे हम लोग इस नॉर्मल रिएक्शन के टॉपिक में और फिर आगे बढ़ेंगे। So let's go to the next page to see how it is working for us. So जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको कि नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए बहुत बेसिक सा एक सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे और उससे धीरे-धीरे हम लोग आइडिया डेवलप करेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सरफेस ले लिया। दिस इज अ सरफेस। ये सरफेस दिखाया हमने, कोई ग्राउंड समथिंग लाइक दैट। और इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक बॉडी सोच रहे हैं कि हमने रखा है यहाँ पे। वी थिंक दैट देयर इज अ बॉडी वी हैव केप्ट हियर। यहाँ कोई बॉडी हमने रख दी इसके ऊपर, और इस बॉडी का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास हो। लेट्स सपोज मास ऑफ दिस बॉडी इज, इस बॉडी का जो मास है वो m है। बॉडी का मास m है। सो यहाँ पे हमने बोला इसका मास m मास की बॉडी है, सरफेस पे रखा हुआ है। तो हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ अभी पढ़ा ही है, एक दो दिन पहले ही पढ़ा है और बड़े अच्छे से समझा है हमने न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। उन कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना है यहाँ पे। अब ये सरफेस है, ये हमारे लिए सरफेस कह दिया हमने, इसको ग्राउंड कह दिया, ग्राउंड कह दिया, सपोर्ट कह दिया, किसी भी तरीके से आपने कुछ भी नाम दिया, इसके ऊपर एक आपने मास रख दिया। ग्रेविटी क्या कर रही होगी अगर ये अर्थ सरफेस है या कोई टेबल है या कुछ भी हो, तो अगर इस मास पे जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा। तो अर्थ इस मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा। तो चलो भाई, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा इसके ऊपर, उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ओके, इस बॉडी को हमने यहाँ पे दिखाया, ये इस मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाया, किसने, अर्थ ने लगाया। और वो कितने के बराबर है, mg के बराबर है। हमने टॉपिक तो आज नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ है, बट इसके साथ ही, इसके अंदर ही हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, और जिसका नाम हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इस बात को भी समझने की। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये एक नया टर्म है, इसको भी इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा, मतलब आज ही ये पूरी तरीके से नहीं खत्म होगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ इसको अटैच करके देखेंगे कि कैसे चल रहा है आगे। सो नाउ हियर आई सेड दैट इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसी को हम लोग और वी कॉल इट फोर्स बॉडी डायग्राम। व्हाट वी कॉल इट, फोर्स बॉडी डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम। ये इसका दूसरा नाम समझ लीजिए आप, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये फोर्स बॉडी डायग्राम भी कहते हैं हम लोग इसको, राइट, कोई भी टर्म यूज कर लो, ठीक है जी। सो नाउ द पॉइंट इज, अब हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन तो पढ़ना ही है, हम इसको भी कोशिश करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की। इसके लिए
एक अलग से क्लास लगाई जा सकती है, विल सी दैट। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये एक सरफेस लिया, इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी रख दिया है। इस बॉडी पे अर्थ क्या कर रहा होगा, एक पुल लगा रहा होगा, किधर की तरफ, सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। तो फिर ये बॉडी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या चाहती होगी, नीचे चले जाना चाहती होगी। लेकिन जब ये नीचे जाना चाहती है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे सरफेस आ गया। नाउ दिस इज हियर इन कमिंग एज अ सम ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन के फॉर्म में यहाँ पे ये आ गया। इस बॉडी की इच्छा क्या है, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो अर्थ के सरफेस पे जाना चाहती है। सपोज करो ये अर्थ का ही सरफेस मान लो, तो अर्थ सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटेशनल के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ तो ग्रेविटेशनल पुल तब भी लगेगा। लेकिन वो सरफेस बहुत सॉलिड है, तो ये मास उसको फाड़ करके सेंटर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो मास है जिसपे ये mg लग रहा है, इसकी जरा इसकी इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन किस लिए कहा मैंने, इसकी इच्छा है नीचे जाने की, बट हम ये जो सरफेस है वो हार्ड है, वो इसको जाने नहीं दे रहा है। तो ये क्या करता होगा, थोड़ा इसको सेपरेटली बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो आपने इसको बोला ओके, ये एम मास की बॉडी आपने यहाँ रखी और बोला इस पे mg लग रहा है आपका, ये mg लग रहा है। और जब ये mg लग रहा होगा तो ये जो सरफेस जो रास्ते में आ गया है यहाँ पे, ये जो सरफेस रास्ते में आ गया है इसके, ये क्या कर रहा होगा, इस पे एक फोर्स लगा देता होगा। इस इसको कौन खींच रहा है, इसको कौन खींच रहा है? एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज कर लो, ये एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, एंड आई बिलीव कि वो हमें डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एग्जाम्पल फॉर अ वाइल, और फिर हम लोग इसमें घुसेंगे। तो मैंने, उम्मीद करो कि मैंने एक छोटा सा आपके लिए ये कमरा रखा है, और इस छोटे से कमरे में आप की मम्मी ने आपको बंद कर दिया है। आपकी मम्मी ने इस छोटे से कमरे में आपको बंद कर दिया। इस तरीके से ये दरवाजा हो सकता है यहाँ पे, और इस दरवाजे के पीछे आप है, और आपकी मम्मी ने आपको बंद कर रखा है। ठीक है जी। तो अब क्यों बंद कर रखा है आपको, आपने कोई शैतानी की होगी, बंद कर रखे है मम्मी ने आपको अंदर। दरवाजा लॉक है, एक तरीके से आप अंदर है। तो बाहर माँ है, माँ आपको बहुत प्यार करती है। सो मदर का जो अफेक्शन है वो आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है। यू वांट टू गो एंड से सॉरी, बट मम्मी, और आप दरवाजे के पीछे से कह रहे हो मम्मी आई एम वेरी सॉरी, आगे मैं गलती नहीं करूंगा। मम्मी का अफेक्शन आपको पुल कर रहा है, बट दरवाजा आपको रोक रहा है। तो आप क्या करते हो, मम्मी का जो पुलिंग स्ट्रेंथ है वो आप पे लग रहा है, और दरवाजा आपको जाने नहीं दे रहा है। तो वो आपने पूरा का पूरा पुलिंग स्ट्रेंथ जो मम्मी वाला है वो किस पे लगा दिया, दरवाजे पे लगा दिया। हो सकता है भाई, चूंकि आप इंसान है तो थोड़ा आप और भी एफर्ट्स लगा देंगे उस दरवाजे के ऊपर। यस, यानी कि दरवाजे को कौन कौन खोलने की कोशिश कर रहा है, दो लोग। एक, मम्मी का वो प्यार जो आपको खींच के बाहर की तरफ लाना चाहता है, और दूसरा आपने जो अपने बॉडी से एक अलग फिजिकल फोर्स लगा के इस दरवाजे को खोलना चाहा है। तो दो लोग इस दरवाजे को खोल रहे हैं। सपोज करो दरवाजा बड़ा टाइटली लॉक है, तो अब क्या होगा, दरवाजे पे दो फोर्स लग रहा है और दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो दरवाजा क्या करता होगा, दरवाजा भी फोर्स लगाता होगा, किसके ऊपर, आपके ऊपर। कितना लगाएगा, भैया जितना आपने उस पे एक्शन किया है। आपने कितना एक्शन किया है, आपने दो वजह से एक्शन किया, एक तो अपनी विल से उसको फोर्स लगाया, और दूसरा मम्मी के प्यार से आपने फोर्स लगाया। तो उन दोनों फोर्सेस को आपने उस दरवाजे पे लगाया, तो दरवाजा क्या करेगा, इकलौता अकेले दरवाजा आपके ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। दरवाजे ने जो आप पे लगाया वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन। और आपने जो दरवाजे पे अपने विल से या मम्मी के प्यार की वजह से जो आपने फोर्स लगाया वो क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। करेक्ट। सो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जिक्र किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा तो कुछ आइडिया आया ही होगा इस एग्जांपल में कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। ओके, नाउ हियर आई वांट टू टेल यू कि ये जो मास एम मास की बॉडी है, इस पे एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे जाना चाहती थी, और रास्ते में ये सरफेस आ गया। अब ये सरफेस इसके रास्ते में आ गया, और इस पे पुल mg लग रहा था। तो ये कोई इंसान तो है नहीं कि एक अपने तरफ से एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दे।
इसके पास अपने तरफ से कुछ और लगाने के लिए तो है नहीं। तो इसने क्या किया भैया, जितना ग्रेविटेशनल पुल इस पे अर्थ लगा रहा था, उतना ही उतना ही वो किस पे लगा दिया, इस सरफेस पे लगा दिया। तो सरफेस पे इसने लगाया एफ। एफ किसने लगाया, लाइक हु अप्लाइड, हु अप्लाइड, सवाल पूछ रहा हूं मैं, हु अप्लाइड, हु अप्लाइड ये क्वेश्चन है, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉडी अप्लाइड। बॉडी आई सेड बॉडी अप्लाइड। तो बॉडी ने जब सरफेस पे लगाया, हु अप्लाइड दिस ऑन, अच्छा दूसरा सवाल इसमें ये, ऑन whom it is acting, on whom this force is acting, this force is acting, इसका आंसर है राइट, ऑन सरफेस। सरफेस पे ये फोर्स लगा, करेक्ट। तो सरफेस पे आपने एफ फोर्स लगाया, बॉडी ने लगाई। और जब न्यूटन थर्ड लॉ को आप सोचते हो कि यार जब सरफेस पे आपने फोर्स लगाया, तो क्या सरफेस आपको छोड़ देगा, सरफेस भी आपके ऊपर फोर्स लगाया कि नहीं लगाएगा, किधर लगाएगा। आपने उस पे एक्शन लगाया इधर की तरफ, तो ये क्या करेगा, अबे यार इस पे रिएक्शन लगाते हैं। चलो उसने बोला ऐसा है, मैं इसके ऊपर एक रिएक्शन लगा देता हूं। लगा दिया जी उसने रिएक्शन। ये जो रिएक्शन लगाया किसने लगाया, ये क्या है, आर। ये क्या है, आर। क्या हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स है, किसका रिएक्शन फोर्स है, अरे भैया हु अप्लाइड। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स दिस वन इज, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स दिस वन इज, क्या नाम दे सकते हैं फोर्स, दिस वन इज, आंसर है इसका एक्शन। मान रहे हैं आप, इसको एक्शन मान लिया, यानी कि ये एक्शन फोर्स है, आपने लगाया सरफेस के ऊपर लगाया। अब सरफेस ने क्या किया, ये लगा दी। ये रिएक्शन फोर्स किसने लगाया, सरफेस ने लगाया। किस पे लगा, बॉडी पे लगा। ओके। अब सवाल ये है कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब कि जो ये आर होना चाहिए, वो इस mg के क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यानी कि दिस आर इज आर वेक्टर एंड दिस mg वेक्टर, ठीक है जी। mg वेक्टर ऐसे लिख दिया जी, mg वेक्टर, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ऐसे लिख दिया, जी वेक्टर डाउनवर्ड है। सो यानी कि आर वेक्टर एम जी वेक्टर का जो फोर्स, जो एम जी वेक्टर वाला फोर्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और न्यूमेरिकली बोले तो ये आर क्या हुआ, यानी कि दिस आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो न्यूमेरिकल टर्म में आर एम जी के बराबर हो गया, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। ओके। यहाँ पे मैंने इस बॉडी को, ये जो एम मास की बॉडी है, उस एम मास की बॉडी को सेपरेटली यहाँ दिखाया है। और ये जो सरफेस है जो इसको बाधित कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन पेश कर रहा था, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा था, उस सरफेस को मैंने यहाँ दिखा रहा था। इस सरफेस के ऊपर कितने फोर्स लगे हैं, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा है, कितना, एफ। किसने लगाया, इस बॉडी ने लगाया। इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लगे हैं, दो। कौन, एक ग्रेविटी ने लगाया अपनी तरफ, और एक इस सरफेस ने लगा दिया इसके ऊपर। तो इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग गए जी, दो फोर्स लग गए। इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगे, कौन कौन से दो फोर्स लगे, ये आर और एक एम जी। और ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है जी। सो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी अगर पूछा जाए, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी कितना है, net force on this mass, on this mass is zero। ये जीरो क्यों हो गया जी, why this is zero, net force on this mass is zero क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सीक्वेंस के साथ मैंने कोशिश की है आपको बताने की, पता नहीं आप कितना समझ पाए हो, आई डोंट नो, राइट, बट आई हैव ट्राइड। I cannot say it is my best. There could be so many ways to make a child understand. But मुझे लगता है कि इतने में आप समझ गए हो। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की, भाई देखो, इस मास को सेपरेटली ड्रॉ कर दिया, इस सरफेस को सेपरेटली ड्रॉ कर दिया, और इस सेपरेट को इसको दिखा दिया और इसको ऐसे दिखा दिया। सो हम तो पढ़ रहे थे नॉर्मल रिएक्शन सर,
आपने बोला कि चलो साथ साथ फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ लेंगे, फोर्स बॉडी डायग्राम भी पढ़ लेंगे, और सर आपने बताया नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फोर्स बॉडी डायग्राम क्या होता है, और आपने तो अभी तक नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं बताया। गुड, बिल्कुल नहीं बताया हमने, सही कह रहे हैं आप। तो जरा यहाँ देखते हैं, ये जो रिएक्शन लगा, ये किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। अच्छा, ये सरफेस ने जो फोर्स इस पे लगाया है वो ठीक एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट है। डोंट यू फाइंड दैट कि दिस दिस जो ये नॉर्मल रिएक्शन, आई मीन जो ये रिएक्शन लगा है, ये सरफेस से अगर इस रिएक्शन को, फिर से इस रिएक्शन को किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। इस रिएक्शन को किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। तो ये जो फोर्स निकला है, अगर इस सरफेस से इसको निकलता हुआ दिखाएं, इफ आई शो दिस आर फ्रॉम द सरफेस, तो इसको कैसे दिखाएंगे? चलो एक डिफरेंट कलर से इसको दिखाते हैं, इस आर को निकलते हुए दिखाते हैं। बोले हेलो, इस सरफेस से ऐसे निकला है ये आर, इस सरफेस से ये ऐसे निकला है आर। ओके, जब आप ऐसे कहेंगे कि ये आर निकला है, तो डोंट यू थिंक दैट दिस आर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस? क्या ये आर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? परपेंडिकुलर को एक दूसरा वर्ड क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो क्या हम इस आर को, जो रिएक्शन फोर्स है, किस पे लगा है? बॉडी पे लगा है। किसने लगाया? सरफेस ने लगाया है। सरफेस ने लगाया है, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्या हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कह दें? कैन वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन? अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब है, it is the reaction force applied by the surface on the body in such a way that that force is perpendicular to the surface, and this is the meaning of normal reaction. So अभी तक जितनी बात मैंने बताई है, बच्चों आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप चाहो तो थोड़ा रिवाइंड भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरी बार इसको सुन लेना, पहले दिमाग में तो बैठ ही रहा होगा। और मैं कोई भी बात एक बार बोल के छोड़ नहीं देता, मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज अच्छी तरीके से समझ में आए। तो क्या मैं अब यहाँ पे जिस तरीके से ये सीक्वेंस से समझाया आपको, तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूँ? इफ शुड आई ट्राई टू डिफाइन, तो यू विल डेफिनेटली लाइक कि हाँ सर होना चाहिए डिफाइन इसको। तो क्या हुआ? A force acting a force acting on a body, force acting on a body, a force acting on a body applied by surface, force acting on a body applied by surface on the body, applied by surface on the body, by force act कर रहा body पे, applied by surface on the body, which is which is perpendicular to surface and equal and opposite equal and opposite to the action action applied by body on surface। हेलो, कुछ लंबा नहीं हो गया? ऐसे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मल का होता है परपेंडिकुलर, और फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? फोर्स है, किस पे काम करता है? एक्टिंग ऑन बॉडी, अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द बॉडी, यानी कि हु अप्लाइड? सरफेस, किस पे? बॉडी पे। विच इज परपेंडिकुलर टू बॉडी? नो, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड साहब, ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन अप्लाइड बाय बॉडी ऑन सरफेस। भैया बॉडी ने जो सरफेस पे एक्शन लगाया है, जो ये एफ लगाया है, इसका ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। गुड। आई बिलीव नो नीड टू रिपीट, आगे और एग्जांपल से समझ लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखो जी, इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी था इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा था, एक ये और ये। यानी कि किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हों, उसको अगर आप इंडिविजुअली दिखा दें, सुन रहे हैं आप ना मेरी बात, एक बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हो, उसको, उस बॉडी को सेपरेटली, अगर आप एक बॉडी को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? फोर्स बॉडी डायग्राम। फोर्स बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का डायग्राम।
फोर्स बॉडी डायग्राम। दूसरा वर्ड है फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब देखो ये फ्री क्यों कहा गया, वैसे तो ये बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है, बट कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी हमने उस बॉडी को इससे इसके कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी उसको थोड़ी देर के लिए फ्री माना, और फ्री मान करके उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखा दिया, इसीलिए इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज फोर्स बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम? FBD, this is called FBD, that is force body diagram, force body diagram of free body diagram, right? तो इसको क्या कहते हैं? और डायग्राम which which represent represent all the forces all the forces acting on a body body or a diagram which represent all the forces acting on a body, whether आई मीन ऑल द फोर्सेस। अब बस वेदर उधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था कि चाहे वो किसी के कांटेक्ट में हो या ना हो, मतलब जैसे भी हो, आप उस कांटेक्ट में है तब भी आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कांटेक्ट में है, तभी तो वो उसने उसके ऊपर फोर्स लगा और उसने उसके ऊपर लगाया, तो आप सारे फोर्सेस को आप तो दिखाई दे रहे हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप सपोज करो आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को, वो चलते चलते सरफेस पे गिर जाता है और फिर वो रोने लगता है, तो आपके मम्मी पापा या आपने, अगर वो छोटा बच्चा है तो बोलते अच्छा अच्छा इसने मारा है, इसको तुम भी मारो। तो यानी कि आप उस पे गिरे, सरफेस ने आपको चोट पहुंचाया, सरफेस को आपने चोट पहुंचाया होगा, तो बेचारा सरफेस फिर से मार खाता है, वो अलग बात है। सो द आइडिया इज दैट कि जितना आपने फोर्स सरफेस पे लगाया, सरफेस ने आपके ऊपर उतना लगाया, तो वो जो सरफेस ने जो लगाया, वो वो कांटेक्ट में रहने की वजह से लगा है। लेकिन जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उसको कांटेक्ट में रख के दिखाने की जरूरत नहीं है, अलग से दिखा दिया। हाँ वो साफ दिख रहा है कि ओके एम जी ऐसे लग रहा होगा, ये आर लग रहा होगा, ये एम जी यहाँ पे एफ है, और यही एफ इस किसके बराबर है, ये एफ किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। सो दिस इज हाउ वी कैन शो इट। हम यहाँ पे एफ ना लिख करके इसको एम जी भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी भी डायग्राम दिखा सकते हैं और नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि normal reaction is the force applied by the surface force applied by the surface on the body which is normal to the surface, and for that body has to be in contact with the surface। अगर ये हवा में रहेगा तो इसके कांटेक्ट में नहीं होगा, तो ये अपना फोर्स उस पर लगाएगा नहीं, तो इसका उस पर एक्शन ही नहीं होगा, तो इसका उस पर रिएक्शन कहाँ से हो सकता, हो ही नहीं सकता। सो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो चलो अब इस बात को, ये जो डायग्राम बना करके मैंने बड़े सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए, अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं और फिर बारी बारी से आपको कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर, बट कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है भाई, इसको 2 दिन तो मैं नहीं पढ़ा सकता, तो आपको आज ही थोड़ा समझदारी से मेरे साथ लगना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी, दिस इज अ सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी की कल्पना की कि ये बॉडी यहाँ पे ऐसे आ गया, और ये बॉडी हमने यहाँ पे रख दी भाई, ये बॉडी हमने रखा है यहाँ पे, और इसका मास m है, जैसा कि हम लोगों ने माना कि इसका मास m है, और ये सरफेस है हमारे लिए। और अब हमसे कोई बोले कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो धड़ से क्या करें, अच्छा ये सरफेस है, ओके, इस सरफेस पे इधर क्या फोर्स लगा, एम जी, ये किसने लगाया, इस बॉडी ने लगाया, ओके, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सरफेस का। और इस बॉडी का आप बनाए, तो ये रहा बॉडी, बॉडी पे एक लग रहा था एम जी, जो अर्थ ने लगाया, और सरफेस पे चूंकि ये एम जी लगाया तो सरफेस ने इसको थोड़ी छोड़ा होगा, सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एंड दैट इज आर। कुछ लोग इसको एन लिख देते हैं, तो एन भी लिखा जाता है क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन को का शॉर्ट फॉर्म है। और कुछ लोग तो बेटा एन और यहाँ आर लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। आर भी यूज होता है, एन भी यूज होता है, एन आर भी यूज होता है। सो दिस इज हाउ वी राइट। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो जो लेटर है वो ये यूज होता है या ये यूज होता है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया जी। तो सरफेस पे एक लौता फोर्स लग रहा है एम जी, और इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, और यहाँ आपको पता है कि ये आर एम जी के बराबर है, यानी कि एन इस एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। और अब एक लगे हाथ एक बात समझ ले,
अच्छा सर, इस बॉडी पे 2 फोर्स लग गया ना? हाँ। और इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0। नेट फोर्स ऑन net force on mass net force on mass net force on mass is equal to 0. Therefore acceleration net क्या होगा? 0। और acceleration 0 होगा, and initial velocity कितना? v initial 0 है, therefore v final भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि acceleration है ही नहीं। so v initial 0 है तो v final भी क्या होगा? 0 होगा। This implies body will remain at rest. So दिस इज हाउ वी, अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने लगे? नॉर्मल एक्शन भी पढ़ने लगे। नॉर्मल एक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ लिया, और हमने इससे ये भी देख लिया कि इस बॉडी का क्या होगा भैया, क्या ये मोशन करेगी या नहीं करेगी, ये भी समझ लिया। क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। फिर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब जितना इनिशियल वेलोसिटी, अगर वो मोशन कर रहा होगा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उतनी ही वेलोसिटी रह जाएगी, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला बेसिक स्टेप रख लिया है नॉर्मल रिएक्शन के लिए। सो आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट, एक एक क्वेश्चन हमने समझ लिया एक तरीके से। अब एक दूसरी स्थिति बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए। लेट्स सी, ये एक सरफेस लिया जी, सरफेस ऐसा ले लिया, और अब इस पे हमने एक बॉडी रख दी, एक बॉडी रख दी, और ये बॉडी ऐसे रख दिया, बॉडी ला के रख दिया यहाँ पे, और इस बॉडी का मास m था, और हमने बोला भाई कि ये बॉडी इस सरफेस पे रखी हुई है। गुड, इसको ग्राउंड समझो, आप समझो, यहाँ पे मास m रख लिया। और जब ये रखा तो किसी का दिल आ गया इस बॉडी के ऊपर, बोला मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा जी। एक और Can you speak louder? Little louder. सो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने मास रखा, और सपोज करो इस पे किसी का दिल आ गया और उसने बोला हेलो, मैं इसके ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स और लगा दे रहा हूँ। इसके ऊपर किसी ने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अगर इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया किसी ने ऊपर से, और ये m इस बॉडी का मास था, अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है, आई होप यू आर गेटिंग द सिचुएशन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक मास रखा गया है। ये मास लेट सपोज m इज इक्वल टू 10 kg रख दिया हमने, मास 10 kg का है, और इस 10 किलोग्राम के बॉडी के ऊपर कोई ऊपर से 20 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया। और अब वो कह रहा है, अब पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो सरफेस है, नीचे वाला जो सरफेस है, इस मास के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। फाइंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 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 मास, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास। कौन लगाएगा? सरफेस लगाएगा। ये फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय सरफेस ऑन मास, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यही सरफेस उस पे लगाएगा। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास, ये सवाल है, मास 10 kg का है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो इस केस में ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो इस केस में हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पे सरफेस पे इस सरफेस को अलग से बनाया, तो इस सरफेस पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाया, तो कितना लगा, और इस बॉडी के ऊपर दिखा लेते हैं। पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इस पे एक 10G, 10 × G, इसीलिए वेट पढ़ाया गया था। सो 10 इंटू, सपोज करो 9.8 मान लो या 10 मान लो, यहाँ पे G को हमने 10 ले लिया, तो ये कितना हो गया जी? 100 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, किसने लगाया? ग्रेविटी ने लगाया। ओके, और एक बंदा ऊपर से आके 20 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया जी, 20 न्यूटन का एक बंदे ने फोर्स और लगा दिया। तो ये दो फोर्स तो लग गए इसके ऊपर। अब ये दो फोर्स की वजह से ये बॉडी किधर जाना चाह रही थी? नीचे, लेकिन रास्ते में कौन आ गया? सरफेस। सरफेस ने इसको जाने दिया क्या? बिल्कुल नहीं, सरफेस ने इसको रोक दिया। अब ये कुलबुला हुआ, सरफेस ने रोका तो इस कुलबुला गया, जब यानी कि परेशान हो गया। सरफेस ने जब इसके ऊपर, सरफेस ने जब इसको रोका तो इसने सरफेस को बोला ले भाई मैं तेरे ऊपर फोर्स लगाता हूँ। तो सरफेस के ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया? mg+20, इतना फोर्स लगा दिया। फिर सरफेस क्या करेगा? अच्छा, तुमने मेरे पे फोर्स लगाया तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम पे फोर्स लगाऊंगा। लो भाई, एक फोर्स इस पे भी लग गया, इधर ये सरफेस ने लगाया। अब इस तरीके से ये कहानी बन गई।
तो ये किसने लगाया? नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। सरफेस के ऊपर ये क्या था कि नॉर्मल, इसको नॉर्मल रिएक्शन लिख देते हैं, इसको हम नॉर्मल एक्शन कह सकते हैं। बट ये टर्म मैंने यूज किया, बट इसकी जरूरत हम लोग करते नहीं है ये, बट समझदार आदमी इसका भी ध्यान रखते हैं। तो अब आप बताइए कि आपने पूछा नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास बताइए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया जी। अब ये कितना होना चाहिए? तो अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन क्या ये बॉडी कहीं जा पाएगी? सरफेस के ऊपर रखी गई, इज द बॉडी मूविंग? नो, ये बॉडी का मोशन तो नहीं हो पाएगा। तो बॉडी का मोशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि नेट फोर्सेस पे 0 है। और फोर्सेस लग कितने रहे? 100 और 20 नीचे की तरफ, और ये उसने ऊपर की तरफ लगाया नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंस सिंस मास इज नॉट मूविंग, मास मूव नहीं कर रहा है, सरफेस के ऊपर रखा और उसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया, सरफेस उसको अलाउ कर ही नहीं रहा जाने देने के लिए। सिंस मास इज नॉट मूविंग, देयरफॉर जो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए 20 प्लस 100 न्यूटन के बराबर, इनके बराबर होना चाहिए। तभी तो ये फोर्स एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट हो पाएंगे, और ये 120 न्यूटन का, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन 120 न्यूटन का यहाँ बन पाएगा। तो ये 120 न्यूटन का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? सरफेस में लगा दिया। जी देखो हमने यहाँ पढ़ लिया। बॉडी का नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन बॉडी क्या हुआ? नेट फोर्स नेट फोर्स ऑन बॉडी क्या हुआ जी? नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0। हो गया, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि जब किसी बॉडी के रास्ते में आ जाता है, और सरफेस अगर मजबूत है, तो वो सरफेस उसको जाने नहीं देगा, और उसको रोकने के लिए क्या करता है? सरफेस पे जितना ये सिस्टम फोर्स लगाता है, उतना ही ये सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगा देता है। तो ये एक दूसरे कोश कंडीशन में जाकर के हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा। अब इसी सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है, इसको मैं थोड़ा फिर से बदल के और ऐसे कह रहा हूँ मैं। सपोज कुछ इस तरीके से मान लो, हेलो ये सरफेस ले लीजिए आप, और इस सरफेस के ऊपर आप ये मानिए, ये सरफेस ले लिया आपने, और इस सरफेस के ऊपर आप मानिए कि यहाँ पे कोई बॉडी रखी है आपने, ये एक बॉडी रख दिया, ये बॉडी रखा आपने इसके ऊपर, और किसी ने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर भी एक और बॉडी रख दी। बोले हेलो एक बॉडी और रख देते हैं इसके ऊपर, ऐसे रख दिया। और फिर किसी ने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर एक और छोटी सी बॉडी रख दी। चलो अभी 2 पेयर रख के समझते हैं, 3 का भी हम समझ लेंगे, 3 का भी समझ लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी 2 बॉडी ऐसे रख दिया गया, और बोला हेलो ये वाला तो सरफेस है साहब, ये वाला सरफेस है आपका, ये सरफेस है। अब आपसे देखो जी, इस बॉडी के लिए जो नीचे वाली बॉडी है, जो नीचे वाली बॉडी है, इसका मास m1 लिख दिया आपने, इसका मास आपने m2 लिख दिया। नीचे वाली बॉडी के लिए सरफेस जो उसको ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है वो कौन है? ये। और ऊपर वाली बॉडी को कौन ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है? ये। तो क्या ये m1 m2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। और m1 के ऊपर कौन लगाएगा? ये लगाएगा। तो अब अगर इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन m1 एंड m2, ये सवाल पूछ दिया गया। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन m1 एंड m2। क्या करना पड़ेगा आपको? एक तरीके से फिर से फ्री बॉडी डायग्राम सोचना पड़ेगा। और यू नो दैट कि ये सरफेस तो भैया मोशन नहीं हो रहा, सिंस नो मोशन टेकिंग प्लेस। कोई मोशन हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं, नो मोशन इज टेकिंग प्लेस, नो मोशन इज टेकिंग प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स नेट फोर्स ऑन m1 एंड m2 हैज टू बी जीरो, हैज टू बी जीरो। तुम कहोगे क्यों? आप सरफेस पे क्यों नहीं पढ़ लेते? अरे सरफेस तो पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, वो कहाँ जा रही है? दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इतने छोटे छोटे फोर्स है, उसका क्या होने वाला है? सो नेट फोर्स ऑन m1 एंड m2 हैज टू बी जीरो। भाई कोई मोशन नहीं हो रहा तो ओके। तो अब आप क्या करिएगा? चलिए जी ऐसा करते हैं, ये वाला बॉडी लेते, पहले छोटी वाली बॉडी यहाँ m2 दिखाया, ओके। फिर दूसरी बॉडी ली हमने, बोला ये वाला को दिखाते हैं, ये इसको दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, सरफेस को दिखाओ अलग से भाई, तो चलो सरफेस को भी अलग से दिखा देते हैं। तो सरफेस को हमने अलग से दिखा दिया कुछ इस तरीके से, भाई सरफेस तुम यहाँ आ जाओ, ये सरफेस हो गया ऐसे जी। सबकी स्थिति अलग अलग बता दी। और अब बोला हेलो, ये जो m2 है, इस m2 पे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? ग्रेविटी। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। इस m2 पे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? ग्रेविटी लगा रहा होगा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ।
ये रहा, ये लग गया जी इधर की तरफ। ओके, तो क्या M1 पे नहीं लग रहा होगा? M1 पे भी लग रहा होगा। तो M1 पे क्या सिर्फ यही फोर्स लगा रहा होगा? M1 पे क्या सिर्फ M1 पे क्या सिर्फ ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वही लग रहा होगा? नहीं, M2 भी लगा रहा होगा। वो कितना लगा रहा होगा जी? जितना उसका वेट है, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। क्या मैं इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा हूँ? ये भी लगा रहा होगा। अब इसका क्या हाल होगा? यानी कि ये इस पे, यानी कि ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब जरा इनको अलग अलग तरीके से डील करके देखते हैं कि क्या हुआ। इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज M2G। ओके, ये क्या है जी? M1G। M2 को नीचे जाने नहीं दे रहा था कौन? M1। तो M2 ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या लगा? M2G। ठीक है जी। अब ये जो सरफेस है वो इसके ऊपर टिका हुआ है, और ये सरफेस इसको जाने नहीं दे रहा है, ये सरफेस इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो ये अपना खुंदक किस पे निकालेगा? कौन? ऊपर वाला जो बॉडी है वो निकालेगा, ये वाली जो बॉडी है वो इस पे खुंदक निकालेगी। तो ये क्या करेगी? फोर्स लगा दी, कहेगी ले भाई, मेरे मैं अपना तो लगा ही रहा हूँ, मेरे पीठ पे भी कोई बंदा चढ़ा हुआ, मैं उसका वाला भी तेरे पे लगा देता हूँ। तो ये फोर्स ऐसे और ऐसे ये लगा देगी, कहेगी हेलो, M1G भी तुम ही झेलो और M2G भी तुम ही झेलो। तो जब ये दोनों फोर्स इस पे लगेगा और वो ये है, इट इज दिस, यानी कि इसको मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको दिखा रखा है। तो चल भाई तू यहाँ से गायब हो जा, इनको हमने यहाँ से हटा दिया। बोले ये दोनों मिल करके जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, वो कितना लगा रहे थे? M1G भी लगाया और M2G भी लगाया। ये दोनों ने मिलकर यहाँ पे फोर्स लगा दिया, M1G और M2G इस तरीके से। और अब ये सरफेस क्या कर रहा होगा? जब इस पे फोर्स लगा तो ये सरफेस नाराज होकर के इस पे लगाएगा फोर्स। तो इस सरफेस पे किसने फोर्स लगाया? सॉरी, इस बॉडी पे किसने फोर्स लगाया? सरफेस ने लगाया। कितना लगाया जी? ऊपर की तरफ लगा दिया ऐसे। ओके, फिर एक और सिचुएशन आएगा कि ये तो लगा दिया इसने, इसको आप क्या कहेंगे? N1, यानी कि इसने जो इस पे लगाया। ऑल राइट, अब ये जा नहीं पाया, और ये इस सरफेस के ऊपर इस M2 ने इस पे फोर्स लगाया। तो ये बॉडी भी नाराज होकर कि यार तुमने मेरे पे फोर्स लगाया, एक्शन है तो मैं तेरे पे रिएक्शन लगाऊंगा। तो एक रिएक्शन फोर्स इन पे भी साहब लगेगा। इस पे, ये ऊपर वाली जो बॉडी है इन पे भी लगेगा जी, कुछ इस तरीके से लग गया जी। चलो जी, इसका नाम रख देते हैं N2। लो जी, अब आपके पास M2 पे M2 पे जो लगने वाले फोर्स थे, M2 पे जो लगने वाले फोर्स थे, वो आपने अच्छे तरीके से दिखा दिए। M2 पे जो लगने वाले फोर्स थे वो आपने अच्छे तरीके से दिखा दिए, M2G और N2। M1 पे भी जो लगने वाले फोर्सेस थे वो भी दिखा दिए, क्यों आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये भी समझा दिया आपने। सरफेस पे लगने वाला भी फोर्स समझा दिया। तो सरफेस पे तो यही फोर्स लगेगा, एंड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इसका तो स्टडी आप करेंगे नहीं, इसके बारे में देखेंगे, कहेंगे अच्छा इनका मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका नेट फोर्स जीरो है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होना चाहिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? N1 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G लिख देंगे आप। और इसके लिए कहेंगे यार भाई तू भी नहीं मूव कर पा रहा ना, तो तेरा भी जो N2 होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? M2G के बराबर होना चाहिए। सो आपसे सवाल पूछा गया था, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन M1 एंड M2। लो भाई यहाँ हो गया और यहाँ सॉल्व हो गया। और ये जो बनाया आपने, इसको क्या कहेंगे आप? ये डायग्राम और ये जो डायग्राम आपने बनाया है, व्हाट इज दिस? ये है क्या चीज? ये जो आपने बनाया है, इसको क्या कहेंगे? व्हाट यू कैन से? एक मिनट, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। और ये भी क्या है जी? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपने यहाँ पे, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो इस तरीके से M1 पे और M2 पे जो फ्री बॉडी डायग्राम था बन गया। कांटेक्ट में थे, बट कांटेक्ट में रहते हुए जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं उनको आपने ऐसे दिखा दिया, और नॉर्मल रिएक्शन आपने बना दिया। सो वी हैव अंडरस्टूड। ओके, ये कंडीशन भी समझ लिया, ये कंडीशन भी समझ लिया, और ये पहला बात तो समझ ही ली, इस फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, और ये वाली बात तो हमको सब कुछ समझ में आ गई होगी। अब नाउ द पॉइंट इज कि जैसे मैं कहता कि एक तीसरी बॉडी भी रख देते हैं, और तो क्या होगा तीसरी बॉडी रख देंगे तो उस पे भी आप निकाल लेना। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यही डिजाइन कर रहा हूँ, एंड दिस शुड बी योर होमवर्क। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं कुछ और
चाह रहा हूँ बताना, तो इसको यहीं पे रख रहा हूँ। ये दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, लाइक दिस। और फिर इस पे मैंने सवाल लिया, हमें 3 बॉडी रखनी है, एक ये रख दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रख दी हमने, और वो बॉडी हमारे लिए ये हो गई, ये हो गई। और एक तीसरी बॉडी हमने इसके ऊपर ले लिया, एंड दैट बॉडी इज दिस। अब चाहो तो मीनार बना लो, लेकिन फंडा थोड़ी बदलेगा। तो दिस इज M1, दिस इज M1, दिस M2 मास, और साथ इसको आप M3 लिख लो, ये M3 मास है, और ये सरफेस है आपके लिए। और अब आप सोचो कि इन सब का कैसे आप निकालेंगे। ये होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड normal reaction on each, normal reaction on each, ये आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। सो इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम भी आप बना लेंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए। ऑल्सो मेक फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल्सो मेक फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी, ओहो देखो बॉडी छूट रहा है। सो बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम, चलो जी आप ये भी बना लीजिएगा। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हो गया काम, ये पता नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ समझ लिया, और इन क्वेश्चन को समझ लिया। अब मैं थोड़ा आपको अलग तरीके के क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब देखिए क्या है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था, उसके ऊपर बॉडी रखी हुई थी और हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ऐसे ही चल रहा था ना भाई। अब मैं फिर अभी हॉरिजॉन्टल ही लेके चल रहा हूँ, और अब थोड़ा अ, अजीब आई मीन अलग तरीके का सिचुएशन बना रहा हूँ। देखिए आप क्या कर पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अभी भी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखेंगे और फिर बाद में उसको चेंज करेंगे। सो लेट्स सी अगेन वी हैव अ ग्राउंड हियर, और इस ग्राउंड पे हमने एक बॉडी रखी। अब थोड़ा वेक्टर को अच्छे तरीके से लगाने की सिचुएशन आएगी। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड ऐसे एक बॉडी रख दिया, और इस बॉडी के को रखने के बाद हमने बोला हेलो, इस पे किसी ने फोर्स लगाया है, कुछ इस अंदाज में, कुछ इस अंदाज में, कुछ इस स्टाइल में इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया। और फोर्स कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। और एक बंदा तो और हद कर दिया, वो अलग डायरेक्शन में आके फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इज अप्लाइंग अनदर फोर्स। ये एक फोर्स लगा, चलो अभी एक फोर्स रख के देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हम 2 फोर्स लगा के देख लेंगे। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है, बॉडी के ऊपर आपने ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगा दिया, जो इसके सेंटर से होके गुजर रहा है ये फोर्स। एंड ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है, और इस मास को हमने m कह दिया, ये मास हो गया जी इसका। एंड दिस मास, लेट्स सपोज मैंने रखा 20 केजी, 20 किलोग्राम का है। मैंने इस क्वेश्चन में मास किसी का नहीं दे रखा था, मैंने आपको वैसे डिस्कस कर दिया। आप चाहो तो M1 M2 M3 डाटा के साथ भी कर सकते हो। तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, M1 और M2 की वैल्यू लगानी है, बाकी तो सब कुछ करके मैंने दिखा दिया जी, तो आपको पता ही है। सो नाउ हियर इन दिस केस ये सरफेस है, ये मास 20 किलोग्राम का है, और कोई बंदा ऐसे फोर्स लगा देता है, और वो फोर्स जो लगाया उसने, वो फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का डायरेक्शन है यहाँ से। और ये फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। कितना? 100 न्यूटन का। यानी कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है, बॉडी के ऊपर किसी बंदे ने ऐसे फोर्स लगा दिया, इस तरीके से फोर्स लगा दिया। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड आई मीन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो बोला भैया फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो जी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। आपको नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन
और साथ साथ एक और सवाल यहाँ पे ठोक देते हैं, इफ नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन surface and body, if no friction between surface and body, find net force, net force on mass, find net force on mass. चौथा, find find acceleration of mass. पांचवा भी डालो, displacement in 3 seconds, displacement in 3 seconds. लो भाई, एक साथ कितना सब कुछ सीख जाएंगे आप. So now the point is, firstly we need to find this free body diagram, normal reaction. देख मतलब कैसे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे पिरोया जा रहा है, कैसे कैसे एक एक बात को समझाई जा रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत बेहतर क्वेश्चन यहाँ लिया गया आपके लिए. लुक एट दिस हियर. बिगिनर के लिए यही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी 2 दिन बाद पता चलेगा कि आप इसको फूक मार के उड़ा दोगे, आपको बहुत आसान लगेगा. तो स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट और कुछ नहीं. सो जैसा कि पहले बोला गया कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं. तो सरफेस को अलग सोच लिया, ये सरफेस मान लेंगे, और इसको अलग रख दिया, ये हमने बॉडी ले ली. कुछ इस तरीके से बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, कितना जी, 20 जी इधर की तरफ, 20 जी इधर लगेगा. मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होना चाहिए. और फिर उस पर एक फोर्स और मान ही रहे हैं हम सब लोग, एक फोर्स ऐसे भी लग रहा है जो इसके सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है जी. और वो कितने न्यूटन का है, 100 न्यूटन का है. ओके, वो 100 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पे. और एक काम और करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींच देते हैं कि ओके ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये हमारे लिए वो वर्टिकल लाइन हो गया. वर्टिकल लाइन पे वो 20 जी लग रहा है फोर्स. यस, ये 20 जी ऐसे दिखा देंगे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन लिया. एंड नाउ थोड़ा ये डायग्राम बाद में आपको धोखा देने लगेगा, इसीलिए इसको ठीक से बनाना ज़्यादा जरूरी है. तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये फोर्स लग रहा है, लुक एट दिस, 20 जी का. एक फोर्स तो ये लग गया, और दूसरा फोर्स हम लोगों ने दिखा रखा है यहाँ पे. और ये दो फोर्सेस दिख रहे हैं, ये 20 जी, और ये फोर्स कितना, 100 न्यूटन का. और ये 100 न्यूटन का फोर्स है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे. तो इस बॉडी पे तो ग्रेविटेशनल, आई मीन ग्रेविटी ने फोर्स लगाया था, और एक आपने फोर्स या किसी ने लगा दिया था, somebody has applied this. क्या ये बॉडी सरफेस को फाड़ करके अंदर चली जाएगी, क्या ये बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जा पाएगी? I'm making some hand and eye coordination, and I am doing some act, some gesture चेंज करके मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे को देख रहे होंगे. ये सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी सरफेस के अंदर घुस जाए? नहीं ना, सरफेस बहुत तगड़ा भैया, उसको तो जाने नहीं देगा इस तरीके से. चलो जी, एक काम करते हैं, इस 100 न्यूटन के फोर्स को, ये हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी पूरा नहीं किया, अभी तो सिर्फ ये दो ही फोर्स दिखाया है. हमें मालूम है कि ये जो बॉडी है, ये सरफेस पे भी कोई एक्शन लगाएगी, बट हमें कितना पता है कि कैसे कितना लगाएगी, क्योंकि mg तो एक लग रहा है, लगाएगी फॉर श्योर. दिस वी नो, दैट इज 20 जी का, तो ये लगेगा लगेगा इसका फोर्स. लेकिन ये जो फोर्स बॉडी के ऊपर लगा है, ऊपर वाले ने लगा रखा है, इस फोर्स को क्या करेंगे हम? ये फोर्स सीधा सीधा ऐसे लगा दे क्या? क्या ये बॉडी पे लगेगा? तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन रहे हैं आप. इस बॉडी पे आपने किसी किसी बंदे ने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो क्या ये फोर्स बॉडी के थ्रू होता हुआ सीधा सरफेस पे ऐसे लग जाएगा तिरछा? विल इट गो लाइक दिस? आई शुड से नो, दिस विल नॉट गो लाइक दिस. ये कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा. चल भाई हट, तेरे को यहाँ से हटा रहे हैं हम, तो इसको हटा दिए, ये ऐसे नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा ऐसे? क्यों नहीं जाएगा ऐसे फोर्स? ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सरफेस सरफेस के ऊपर बॉडी रखी है, बॉडी पे आपने फोर्स ऑब्लिक लगा दिया, तो ये फोर्स को इमीडिएटली ये सरफेस क्या करेगा? सरफेस कहेगा तेरे को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता भाई, तो तू एक काम कर, अपने फोर्स के कंपोनेंट तोड़ दे, फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ दे, इस फोर्स का कंपोनेंट बन जाएगा.
तो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा, इस 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट आना स्टार्ट होगा। तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, इस 100 को ये तोड़ देगा सरफेस। किसी भी सरफेस पे आप बॉडी रख करके, आपने देखा हो ना, जमीन के ऊपर एक ईंट रख दो और इस ईंट पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाओ, तो क्या ईंट सरफेस के अंदर जाता है? नहीं ना। सरफेस उसको बोलता है तू इधर जा सकता है, इधर नहीं जा सकता। तो होता क्या होगा, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देता होगा सरफेस। सरफेस इसको रिजॉल्व करता होगा, भाई ऐसे नहीं चलेगा। सरफेस कहता होगा मैं इस तरह फोर्स को तोड़ूंगा, एक ऐसे और एक ऐसे, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर तोड़ूंगा। जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर तोड़ता हो, पैरेलल तोड़ता है, तो उसका फायदा क्या होता है? देखो ये 100 न्यूटन का जो कंपोनेंट इधर आया, ये कंपोनेंट कितना हो गया? 100 साइन 30, साइन 30, जो कि 30 डिग्री का एंगल उधर बन रहा था। तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 1/2, यानी कि ये कितना आ गया? 50 न्यूटन का आ गया जी इधर की तरफ। और इधर कितना है जी? 100 कॉस 30, कॉस 30 बोले तो √3/2, यानी कि 50 √3 न्यूटन का एक फोर्स इधर आ गया, 50 √3 का। अब देखो जी, सरफेस ने जब इसको तोड़ा तो क्या हुआ? एक तो 20 जी का फोर्स इधर लग रहा था, और इस 100 का कितना पार्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगने लगा? तो 50 न्यूटन। तो लो भैया, 50 न्यूटन ऐसे आ गया जी। यानी कि सरफेस पे इस बॉडी ने जो फोर्स लगाया सरफेस के नॉर्मल, और इस बॉडी के ऊपर एक जो फोर्स लग रहा था जो नॉर्मल नहीं था। देख रहे थे अभी पीछे वाले केस में सब नॉर्मल लग रहा था ऐसे, यहाँ पे भी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं था। तो इसने क्या किया? इस फोर्स को तोड़ दिया कंपोनेंट में। बोला एक सरफेस के पैरेलल हो जाएगा और एक सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो सरफेस का पैरेलल है वो तो आ गया, और सरफेस का परपेंडिकुलर वाला भी आ गया। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो एक 50 आ गया, और ये बॉडी तो सरफेस के परपेंडिकुलर 20 जी लगा ही रही थी। तो अब ये देखो, ये दोनों मिलकर कितना हो गया जी? सो 20 जी, दैट इज 10 एंड दैट इज 50, दैट कम्स आउट 250 न्यूटन का फोर्स आ गया इधर की तरफ। तो सरफेस पे कितना एक्शन हुआ? 250 न्यूटन का। सरफेस कहेगा अच्छा, तुम लोगों ने मिल करके मुझे 250 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मेरे मेरे परपेंडिकुलर लगाया है, और मैं तेरे को परपेंडिकुलर, तो अपने परपेंडिकुलर तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो सरफेस बोलेगा मैं तेरे ऊपर भैया 250 न्यूटन का एक फोर्स लगा देता हूँ। तो सरफेस ने इनके ऊपर एक 250 न्यूटन का फोर्स ठोक दिया ऊपर की तरफ, और सरफेस पे 250 लगा था। अब देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपने सरफेस का भी बना दिया, और इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया क्या आपने? देखो जी, ये 100, अब ये 100 न्यूटन वाले फोर्स को आपने डॉटेड बना दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया ना कंपोनेंट में। बोले भैया तुम जाओ, अब तुम्हारा तो कंपोनेंट निकल गया, और तुम्हारा कंपोनेंट निकल के कौन आ गया तुम्हारी जगह पे? एक 20 जी तो नीचे था ही, ये जो इसके वेट था, और तेरे 100 का कंपोनेंट 50 आ गया। तो भाई तू अब डॉटेड हो गया, यानी कि अब तू नहीं बचा, तेरे जगह पे एक ये आ गया, तेरा हिस्सा एक इधर की तरफ, तेरा हिस्सा इधर की तरफ आ गया। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं थोड़ा यहाँ मतलब बड़ा मिला जुला बन गया, तो बोला जरा फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो वैसे तो जो बना था वो भी ठीक था, बट अगर हम इसको फिर से बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हेलो, दिस इज 20 जी, दैट इज 220 जी प्लस 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ 250 और इधर की तरफ 50 √3। लो भाई, ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है। ऑल द फोर्सेस वी हैव शोन ऑन दिस। तुम कहोगे अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये 50 √3 और 50 कहाँ से आ गया? अरे बाबा, जो 100 लग रहा था उसको सरफेस ने बोला तेरे को मैं तोड़ूंगा, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर जितना लगेगा उसको मैं तेरे ऊपर लगाऊंगा, और जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है भैया, तो वो तेरे को उस फोर्स की वजह से मैं तेरे को अलाउ कर देंगे कि तू मूव कर ले भाई। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया। तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया था, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नाउ, नॉर्मल रिएक्शन इज 250 न्यूटन आ गया। ओके जी। अब इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया। इफ नो फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो क्या होता? आगे पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ी पढ़ेंगे उसको। सो फाइंड इफ नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नहीं है तो नेट फोर्स ऑन मास पूछा गया। तो अब बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो जो फोर्स लग रहा था 220 जी इधर, यानी कि 200 और 50, और वर्टिकल डायरेक्शन में 250 लग गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन के तो फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो बचा क्या? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स बच गया। ये सारे फोर्सेस तो क्या हो गए? बैलेंस हो गए। वेक्टर पढ़ा है ना भाई?
this vertically down, vertically down, vertically up, and vertical up is equal to vertical downward, so they are equal and opposite, cancel. तो बचा क्या, सिर्फ यही एक horizontal direction में force बच गया. So we are saying net force on this body, ये वाली जो बॉडी है इस पे नेट फोर्स क्या लगा जी. सो नेट फोर्स इज 50√3 और ये सारे फोर्स 250 एंड दिस इज 200 प्लस 50, दिस इज बैलेंस और 50√3. सो एफ नेट is how much, 50√3 horizontally and यानी कि एफ एक्स बॉडी पे ऐसे भी कर सकते थे. बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे थे, हम ऐसे कहते हैं हेलो, सपोज करो हमने इसको डॉटेड यानी कि डॉटेड करने के पहले वाली सिचुएशन में एक 20G लग रहा था, एक 250. अब सवाल ये है कि अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते, अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते तो इधर तरफ लगने वाला फोर्स नहीं पता होता, और ये पता नहीं होता तो ये आपको मालूम नहीं होता तो नॉर्मल एक्शन नहीं मालूम होता, नॉर्मल एक्शन नहीं मालूम होता तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता चलता आपको, तो आप फंस जाते हैं यहाँ पे. यस, तो आपने इसलिए इसको तोड़ा और फिर इससे वर्टिकल डाउनवर्ड टोटल फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया, फिर आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया और बोला कि ये तो आपस में बैलेंस हो गया, सिर्फ यही बच गया इसके ऊपर. तो आपने यहाँ पे बोला एफ एक्स इज 50√3, ये नेट फोर्स है, दिस इज एफ नेट, और एफ वाई ऑन द बॉडी वो क्या हो गया जी, 0 हो गया. तो ये आपका ये कंक्लूजन आ गया. तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगी, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास. तो नेट एक्सेलरेशन होगा कितना जी, तो भैया एक्सेलरेशन चूंकि नेट फोर्स एक्स के लॉन्ग है तो आप क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग एफ 50√3 और मास इन साहब का कितना है 20. तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन आई मीन हॉरिजॉन्टली राइट, हॉरिजॉन्टली राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में. सो दिस एक का मॉड इज नाउ, सो दिस इज 5√3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया. और अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो हाफ एटी स्क्वायर कर देना, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, आई मीन 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हाफ एटी स्क्वायर लगा देना. इस तरीके से आप सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए. सो एक तरीके से आपने एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इज ओके ना, और नॉर्मल रिएक्शन भी आपने पढ़ लिया यहाँ पे. सो सी अगर सरफेस के ऊपर कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है तो ये फोर्सेस जब ऐसे लगते हैं तो कैसे हम उसको कंपोनेंट में बांट करके और कैसे हम इसकी पढ़ाई करते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड राइट नाउ, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड राइट नाउ, राइट. अब एक क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं, यानी कि एक के बजाय अगर दो फोर्सेस कोई दिखाने लगे तब क्या होगा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे. सो लेट्स सी, वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन ओवर हियर, और हमने इसके ऊपर कोई बॉडी रख दी, ठीक है, और सपोज कर लो कोई तीन फोर्स किसी ने बोला कि प्लान किया कि मैं तीन फोर्स रखूंगा, बोला ओके भाई लगा. एक फोर्स किसी ने ऐसे रख दिया, इसकी बॉडी रखी हुई थी, उसके लिए आपने बोला कि अब आप बताइए इसका मास मान लीजिए, मास इज इक्वल टू 10 kg, 10 kg का मास मान लीजिए. आपने बोला यहाँ पे मैंने 20 न्यूटन लगाया, इसने बोला मैंने यहाँ 50 न्यूटन लगाया, और सबने अपने अपने डायरेक्शन बता दिया. राज खोला कि देखो जी मैं तो इधर लगा रहा था, ये लाइन लिया गया. बोला कि देखो जी मैंने जो फोर्स इस बॉडी पे लगाया वो कुछ इस तरीके से लगा, मैंने ये 30 डिग्री पे लगाया है, और किसी ने बोला ये मैंने 60 डिग्री पे लगाया है, और किसी ने बोला कि मैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया. इस तरीके से बॉडी का मास 10 kg का है. अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड, अच्छा आपने नोटिस किया कि अभी तक मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूँ कुछ ऐसे और ऐसे लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, क्या कोई नीचे से ऐसे यानी कि इस बॉडी पे ऐसे बॉटम से ऐसे नहीं लगा सकता, हाँ जी वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. वो भी सीखना हमें पड़ेगा, ठीक है. सो सो आई वाज सेइंग दैट कि फोर्सेस ऐसे भी लग सकते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग. चलो देखते हैं, फिलहाल आप यहाँ पे सवाल है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ओके, दिस इज फर्स्ट पास. एंड नेट फोर्स भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, नेट फोर्स भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, नेट फोर्स ऑन बॉडी भी सवाल हो सकता है. और नेट फोर्स निकल गया तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, आप निकालिएगा. सो सी अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी. मैं थोड़ा सा अभी तक जो हमने सीखा है उसका जिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ.
सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी के ऊपर कोई बॉडी रखा जाए या बॉडी के ऊपर कोई आड़े तिरछा तरीके से और एक्सटर्नल फोर्सेस लगा दिया जाए, तो वो बॉडी क्या करती है, जितने भी फोर्सेस उस जो सरफेस के ठीक ऊपर वाली बॉडी है, सरफेस के ठीक ऊपर वाली बॉडी अपने ऊपर जितने भी फोर्सेस लाती है, उन फोर्सेस को सीधा वो ग्राउंड की तरफ भेजती है। ग्राउंड क्या करता है, उन जितने भी फोर्सेस आते हैं, उन फोर्सेस को, अगर वो सारे फोर्सेस ग्राउंड के परपेंडिकुलर हैं, तब तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो उनको वो रिजॉल्व कर देता है, और रिजॉल्व करके उसको वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और फिर उसको करके बाद देखता है कि टोटल वर्टिकली मेरे पास नीचे की तरफ कितना लग रहा है। उससे वो उसको पता चल जाता है कि कुल मिलाकर मेरे ऊपर कितना लग रहा है, फिर उतना ही वो फोर्स किधर लगा देता है, ऊपर लगा देता है। एंड फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि फिर वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि सरफेस कहता है कि भाई मैं तेरे को अपने अंदर तो जाने नहीं दूंगा, इसीलिए उसको अपने अंदर नहीं जाने देना है, तो उसके ऊपर जितना वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, सरफेस उसके ऊपर उतना ही वर्टिकली अपवर्ड लगा के उसको न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस को जीरो करता है। और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड जिस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में वो बॉडी घूम जाएगी, चल जाएगी। अगर फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन के फोर्स को कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो भाई वैसे जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, उसके वजह से जो मोशन होगा, उसके वजह से मोशन होगा, तो मोशन होगा, उसका एक्सेलरेशन निकाल देंगे, एफ नेट निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी पूछा जाए वेलोसिटी निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने एक प्रोसीजर आपको बताया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3, और एक mg तो लग ही रहा होगा। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा सरफेस पे क्या लगेगा उसको समझना है, तो मैं आपको पहले कहूंगा कि बॉडी को ही अलग से आप पहले बना लीजिए। ये बॉडी को बना लिया, ठीक है जी। अब बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आप पहले दिखा लीजिए जी, जी भर के। तो आपने पहले दिखाया, ओके, ये फोर्स लग रहा था जी इसके ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, तो ये गलत बात है, हमें करनी चाहिए। लेट सपोज मैंने इसका 20 50 इसको रख लिया 30 न्यूटन, ऐसे रख लिया, ठीक है जी, ये 30 न्यूटन है। ऑल राइट। अब मैंने यहाँ पे बोला कि एक फोर्स मैंने ये दिखा दिया, फिर दूसरा फोर्स मैंने बोला ये है जी, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा है फोर्स जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। मैंने इसको बोला इसके सेंटर से पास होने वाला एक फोर्स मैंने दिखाया कुछ इस तरीके से। ये एक फोर्स दिखा दिया मैंने, जो इसके सेंटर से पास हुआ। दूसरा जो फोर्स है वो ग्रीन कलर वाला है, उसको भी चलो दिखा देते हैं। बोले वो बोला उसकी मैं भी लगा रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स, और वो फोर्स कुछ इस तरीके से बोला लगाने के लिए, समथिंग लाइक दिस, ऐसे फोर्स लगाया उसने। एंड ये सरफेस पे, आई मीन इस पे बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस आपने दिखा दिए। ऑल फोर्सेस यू हैव शोन जो बॉडी पे लग रहे थे, ठीक है। अब एक और फोर्स बॉडी पे लग रहा था जो अभी हमने नहीं दिखाया है, वो क्या है जी, भाई उसका mg, उसका वेट लग रहा होगा जो कुछ इस तरीके से। ये फोर्सेस बॉडी पे लग रहा है, तो ये इसका mg है यानी कि 10g है, ये 50 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है साहब। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाएंगे आप, ये आपने बना लिया इस तरीके से। और बोला हेलो, ये 30 डिग्री पे है और ये 60 डिग्री पे है। ये आपने इस बॉडी पे लगने, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम ये ही हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसके ऊपर। लेकिन अभी इसमें गड़बड़ी है क्या, सरफेस पे ये कितना फोर्स लगाया, जब तक आपको पता नहीं होगा सरफेस ने भी इस पे कुछ लगाया होगा ना। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसने सरफेस पे कितना लगाया, लेकिन चाहे जो भी हो, सरफेस पे इसने कुछ लगाया होगा, तो वो उस सरफेस ने इसके ऊपर लगाया होगा फोर्स, यानी कि एक फोर्स अभी भी बाकी है, हमें उसको भी दिखाना पड़ेगा। और लेट मी शो दैट फोर्स, एंड आई एम सेइंग हेलो, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। वो सेंटर से ही नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही निकलेगा, बट चूंकि यहाँ पे और सारे फोर्सेस दिखा रखे हैं, इसलिए थोड़ा साइड करके दिखा दिए। चलो जी, आप ये भी मान गए, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो अब आपका इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पूरा हुआ। एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ऐसा कर देने से
इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी आपको इसको रिजॉल्व किए बिना, तो आप इस पे नेट फोर्स नहीं पढ़ सकते। आप कहोगे क्यों, ये फोर्स है, इस फोर्स का रिजल्टेंट, अरे बाबा मल्टीपल वेक्टर्स हो गए, उनका रिजल्टेंट निकालना, और ये जो 2a cos थीटा बाई 2 या दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो हमने सीखा उससे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन सीखा किस बात के लिए, तो उसको लगा करके हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। वैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम किसका, उस बॉडी पे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम में आप कोई कमी नहीं रखे यहाँ पे, ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम माना जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं चल रहा है, अब चूंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहेगा, तो इस नेट फोर्स को जानने के लिए हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जब रिजोल्व करने की बारी आएगी तब क्या करेंगे, चलो फिर से बना देते हैं ताकि वो डॉटेड वाले समस्या आपकी खत्म हो जाए। तो हमने अब इसको फिर से बनाया, तो फिर से बनाया तो बोला चल भाई ये बॉडी होगी हमारे पास, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उनको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो ये ओब्लिक आए हुए हैं वेक्टर्स उन्हीं को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो वो ऐसे कितने हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, तो उन दोनों लोगों का रिजॉल्व करके हम लोग यहाँ पे वेक्टर दिखा देते हैं। पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं यहाँ पे, देखो भाई ये वर्टिकल लाइन हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं, भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और फिर बोला कि देखो जी ये 20 न्यूटन है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इधर कितना आएगा 20 cos 30, इधर कितना आएगा 20 sin 30, करेक्ट। फिर इस 50 का इधर कितना आएगा 50 cos 60, उधर कितना आएगा 50 sin 60। तो इस डायरेक्शन में कितने लोग हो गए, एक 30 हो गया, एक 10G हो गया, तो अब चार फोर्स यहाँ पे आप दिखाएंगे। तो चलो इस पे चार फोर्स दिखाते हैं, लेट शो फोर फोर्सेस ओवर हियर। पहले बोला एक, फिर ये दो, और ये तीन, और ये चार एरो लगा दिया, और चार एरो लगा के बोला ये 20 sin 30, यानी कि इधर आया 10 न्यूटन, ये पहला 20, इधर cos 30, इधर 20 sin 30, 10 न्यूटन। फिर ये 10 50 cos 60 हो गया, इधर 50 sin 60 होगा, 50 sin 60 का मतलब 50√3/2, 50√3/2 इज 25√3, तो 25√3 की वैल्यू तो इस 30 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो पहले यहाँ 30 न्यूटन दिखा दिया। फिर बोला ये 25√3 हो गया, और फिर बोला 10G मतलब 100 न्यूटन हो गया। लो जी वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस आपने दिखा दिए, एक ये दो, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट चारों दिखा दिया, ओके। फिर ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, ये आपने दिखा दिया। लो जी इस तरीके से आपने खोल दिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा था, इधर लग रहा है माई बाप कितना 50 cos 60, दैट इज 25 न्यूटन। इधर क्या लग रहा है 20 cos 30, दैट इज 10√20 cos 30 मतलब 20√3/2, दैट इज 10√3 न्यूटन। लो जी ये ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है। सो इस फ्री बॉडी डायग्राम और उस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या फर्क है भाई, यहाँ पे आपने रिजॉल्व करके दिखाया है और वहां नहीं दिखाया था, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पता चल गया कि अच्छा वर्टिकल नेट डाउनवर्ड कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है। तो अब सरफेस की बात करें तो अब सरफेस पे कितना लग रहा है हम लोग अब उसको बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बोला सरफेस तुम हो यहाँ पे, और देखो इसने तुम पे कितना गंदा काम किया, इस पे इसने तुम पे फोर्स लगाया, और कितना फोर्स लगाया सरफेस, देखो सरफेस ये है फोर्स, ये फोर्स इतने के बराबर इसने लगाया है, और ये फोर्स आपने सरफेस को बता दिया कि ये सरफेस तुम पे फोर्स जो लगा था, ये जो सरफेस तुम पे फोर्स लगा था वो कितना लगा। सो दिस इज बीइंग सेड 10 और 30 40 और 100 140, 140 प्लस 140, 140, 140 प्लस 25√3 न्यूटन का सरफेस तुम पे फोर्स लगाया गया। अब सरफेस ने बोला ओके, मैंने इस पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगाया होगा, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितने हो गई, दैट इज 140 प्लस 25√3 होल अंडर ब्रैकेट एंड न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन हो, ओके। अब आपसे नेट फोर्स पूछा गया जी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया, यानी कि एफ अलोंग वाई एक्सिस का सम क्या हो गया 0, तो एफ एक्स का सम चाहिए आपको, यानी कि वो नेट फोर्स क्या 25 है और ये 10√3 है, तो 25 बड़ा हो गया ना जी। सो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 25 माइनस 10√3, राइट, यानी कि 25 माइनस 17 पॉइंट, ये 1.73 है यानी कि 17.3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7.7 न्यूटन, ये करीब करीब एफ एक्स आ गया जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना फोर्स लग गया।
अब आपको चाहे तो वो किधर लगा, नेट इधर की तरफ, यानी कि इस बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस हो गए, जीरो हो गए, और इस पे सिर्फ एक 7.7 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग गया। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शंस ने आपको क्या सिखाया, या नॉर्मल रिएक्शन ने आपको ये सिखाया नॉर्मल रिएक्शन ने आपको ये सिखाया कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है, व्हाई इट acts on a surface. Now, why it acts on a body and it is applied by the surface? क्योंकि surface अपने परपेंडिकुलर मोशन होने देना नहीं चाहिए, अपने परपेंडिकुलर। सरफेस सॉलिड है, स्ट्रांग है, वो अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये तो इसलिए उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, और फिर कैंसिल कर दिया। एक यहाँ पे एक बात कही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सर फोर्स ऐसे भी लग गया नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, वो स्थिति भी बन सकती है, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उसकी तरफ लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। कुछ खास नहीं, अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उस डिस्कशन के बेसिस पे मैं बोलता हूँ आप बहुत आसानी से उसको भी समझ जाएंगे। सो लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर फोर्स। सो नाउ हियर वी टेक अ बॉडी लाइक दिस, ये एक बॉडी रख लिया, और सपोज हम इसके ऊपर दो फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हैं। एक फोर्स बोला किसी ने ऐसे लगाने के लिए, किसी ने बोला ओके मैं एक फोर्स ऐसे लगा देता हूँ, और फिर किसी का दिल किया भैया मैं एक इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा देता हूँ, ही वांट्स टू अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस, लगा लेते तो कुछ इस तरीके से लगा लिया उसने। बट डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तभी तो आप रेजोल्यूशन कर पाओगे अच्छे से। सो अब ये सिचुएशन है, इस बॉडी का मास आप मान लो कुछ भी यार, चलो 10 के जी रख लिया हमने, इस बॉडी का मास 10 kg है। ये दो फोर्सेस दिखा दिया, ये ग्राउंड है हमारा, राइट। और इस फोर्स का सपोज कर लो 30 न्यूटन वैल्यूज रख लिया है, इसकी वैल्यूज रख लिया 50 न्यूटन, कुछ इस तरीके से। और अब आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपने यहाँ पे एक लाइन खींची और बोले देखो जी, इस वाले से इस वाले लाइन से आपने इधर की तरफ ये एंगल कुछ भी रख सकते थे। यहाँ पे इसको सॉल्व अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 50√2 रख लेते थे, 50√2 न्यूटन, बोल रहे ये 45 डिग्री हो गया, और इसको बोले जी ये 60 डिग्री हो गया। इस तरीके के सवाल रख लिए, बोले अब बताओ क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में फाइंड नॉर्मल रिएक्शन पूछ दिया, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। इन क्वेश्चंस को आपको बारी बारी से 2-3 बार देखना समझना होगा, तब जाके आप अच्छे तरीके से मास्टर हो पाओगे। सो अब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछना है, तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक बार ऐसे रखा, फिर उन्हें सारे फोर्सेस दिखा दिए, फिर उनको रिजॉल्व करके दिखा दिए, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है। तो आप ये बनाने के बाद फिर ये बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, टाइम वेस्ट होएगा, सीधा ये बना दो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो बट मैंने ये यहाँ पे फिर से यानी कि इस स्टेप से मैं पीछे आके ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे बना के फिर ऐसे जा सकते हो, और बेहतर है कि आप सीधा बना दो। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि सर सीधा चाहते हैं डायरेक्ट बना देना। तो चलो भाई, यहाँ पे ये आपने बॉडी रखी, ये जो 10 किलोग्राम की बॉडी थी, और इस 10 किलोग्राम बॉडी के ऊपर आपने यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया आपने इस तरीके से, और अब सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, और रिजॉल्व करके बोला देखो ये जो 50√2 है, इसका एक कंपोनेंट आएगा, कितना, 50√2 cos 45, यानी कि ये आ जाएगा 50 न्यूटन, इधर की तरफ इधर भी एक आएगा उसका कंपोनेंट 50 न्यूटन। तो इसके दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। सर ये जो 30 न्यूटन है इसका भी कंपोनेंट आएगा 30 cos 60, यानी कि 30/30 × 1/2 दैट इज 50 न्यूटन, एक इधर कंपोनेंट आएगा। और 30 का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा 30 sin 60, 30 sin 60 बोले तो 15√3 न्यूटन। देखो जी, इस फोर्स को और इस फोर्स को आपने रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट इधर दिख रहे हैं, दो इधर दिख रहे हैं, यानी कि ये हो गया जी, इनका रिजॉल्व कर दिया आपने। ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, तो ये 100 न्यूटन का एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा, 10G दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है जी। अब एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो अब आप उसको दिखा दीजिए नॉर्मल रिएक्शन को, बोले कि एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये आपने नॉर्मल रिएक्शन बोला कि दिखा दिया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब इधर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं,
तो अब आपने ऐसे लगा तो भी दिखा दिया। अब क्या देखिए कि आपको मालूम है कि ये सरफेस इसको जाने नहीं देगा नीचे की तरफ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ 50 लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन हमें नहीं पता है। तो अब सीधा-सीधा कर सकते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रहा होगा और 50 न्यूटन जो ऊपर होगा, वो नीचे वाले इन सब के बराबर होना चाहिए, यानी कि 15√3 प्लस 100, यानी कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 15√3 प्लस 100 माइनस 50। जी आंसर क्या आ गया, 15√3 प्लस 50 न्यूटन। लो जी, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ऐसे भी होगा तो आप इस कंपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब आपका नेट फोर्स की बात पूछे तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो गया जी, सो एफ नेट इज नाउ 50 प्लस 15 दैट इज 65 न्यूटन आ गया ओरिजोनटली, ओरिजोनटली आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो निकाल लो, जो करना कर लो। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, सरफेस के ऊपर आपको दिखाना है, ये सरफेस है तो सरफेस पे आपने जितना नॉर्मल रिएक्शन इसने लगाया होगा उतना ही लग रहा होगा ना। सो दिस फोर्स इज हाउ मच, 15√3 प्लस 50। सो अगर वर्टिकल भी हुआ तो आप क्या कर रहे हैं, समझ गए आप मेरी बात। अब एक बात कह रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझना है। सपोज करो ये 50√2 के बजाय ये जो मैंने फोर्स रखा था, ये बात मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको बार बार आप सुनेंगे तब जाके दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे सवाल पूछूंगा। सो अगर ये 50√2 न्यूटन है यहाँ पे, अगर मैं इस 50√2 के बजाय यहाँ पे 200 या 100√2 कितना रख देता, 100 नहीं 150√2 रख देता। लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या बना देता, 150√2। तो अगर ये 150√2 हो जाता तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, 150। और ये 150 हो जाता तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 15√3 एंड 100, यानी कि ये 100 प्लस 15√3 और ऊपर 150 आ गया। सो 100 प्लस 15√3 का सम और ऊपर जो लग रहा है 150, तो 150 इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तब तो इस केस में बॉडी इस सरफेस से इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके वजह से ये बॉडी ग्राउंड ही छोड़ देगी। जब बॉडी ग्राउंड छोड़ देगी तो यानी कि बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। तो जब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो सरफेस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लगेगा और सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। ये नहीं कि उस केस में आपको क्या कर देना है, अच्छा ये 150 आ गया सो एन आर प्लस 150 सॉल्व किया, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गया, कोई मीनिंग नहीं बनता उसका। क्यों, ये फोर्स आप बड़ा करेंगे, ये बड़ा करेंगे तो इसका मतलब ये कंपोनेंट बड़ा होता जाएगा, जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा इनकेस इन सब के वर्टिकल डाउनवर्ड से ये बड़ा हुआ तो ये खुद ब खुद ये फोर्स इनसे बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर लेके चला जाएगा, यानी कि इसका कांटेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और इसका कांटेक्ट यहाँ से छूटने की वजह से, यहाँ कांटेक्ट छूटने की वजह से फिर ये सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी नहीं, तो इस पे एक्शन नहीं होगा, और एक्शन नहीं, सरफेस पे एक्शन नहीं होगा, इसलिए सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाएगी। तब उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। normal reaction can never be negative, right? It can be zero, it may be zero, मे बी जीरो हो सकता है, बट निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने जो बात कही है उसका ध्यान रखिएगा और फिर आगे बात करेंगे हम। थैंक यू जी। सो तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, जीरो हो सकता है बट निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने का मतलब सर नेगेटिव तो डायरेक्शन होता है, ये वाला आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू में आप उसको -5 न्यूटन और -10 न्यूटन लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सो दैट्स व्हाट आई हैव। क्योंकि अगर एक बच्चा यहाँ पे मैंने बोला 150√2 रख दिया, फिर ये 150 हो गया, फिर इसको 100 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस 150 और 15√3 प्लस 100 करेगा। सो ये 15√3 प्लस 100 माइनस 150 आ गया, तो यहाँ -50 आ जाएगा, -50 और प्लस 15√3 हो जाएगा। सो 15√3 -50 करोगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस में आने का क्या मतलब है कि अब डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर नहीं नीचे लग रहा है, जबकि ये सरफेस उसके ऊपर ऊपर लगाएगा।
तो कोई तुक नहीं बनता, यानी कि ये फोर्स बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये कंपोनेंट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो इसके डाउनवर्ड फोर्स के बराबर जहां हुआ उससे जरा भी ज्यादा हुआ तो ये बॉडी ऊपर उठ जाएगी, तो सरफेस के कांटेक्ट में ना रहेगी, ना सरफेस पे एक्शन लगेगा और ना सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो उस हालत में नॉर्मल रिएक्शन भैया जीरो हो जाएगा। ये बात लिखी नहीं है मैंने, समझा दी है, सुन सुन के खूब बढ़िया से समझना है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि नीचे लगेगा तो कैसे लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा, या ऊपर वाला ये स्थिति भी बता दी मैंने आपको। ठीक है जी, तो ये एक तरीके से हम लोगों ने ग्राउंड पे सरफेस पे जब कोई बॉडी रहती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखती है, तो उस पे कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो हमने समझा दिया। अब एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विच इज वेरी न्यू टू यू, और ये मैंने प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन पढ़ाने के पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से उस लेक्चर में समझाया था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देखे होंगे, और देखे होंगे इसलिए आप मेरा वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो यू नीड टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर, एंड देन यू, if you still not understand, then you ask to me by writing to me. So now here I take a, अब ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यानी कि ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया, और मैंने माना कि ये जो प्लेन है ये फिक्स है भाई, दिस कैनॉट मूव, ये कहीं मूव करने वाला नहीं है, और इस तरीके का कोई प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और उस पे आ करके आपने कोई बॉडी रख दी, इस तरीके की बॉडी आपने सरफेस पे रख दी। अब क्या करेगा ये सरफेस, क्या करेगा, ये तो फिक्स है यहाँ से, तो क्या ये सरफेस इस बॉडी को ऐसे जाने देगा, या क्या इस बॉडी पे एमजी लग रहा होगा, इधर की तरफ एमजी लग रहा होगा, ये इस बॉडी पे एमजी लग रहा होगा, तो क्या ये सरफेस जो है इस बॉडी को बोलेगा तू घुस जा भाई ऐसे नीचे, अभी भी ये सरफेस अलाउ नहीं करेगा इसको ऐसे जाने के लिए। तब सरफेस क्या करेगा, अच्छा तेरा फोर्स ये आ रहा है, तो मैं, तेरा जो ये फोर्स आ रहा है मेरे परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो मैं तेरे फोर्स को क्या करूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। तो अच्छा रिजॉल्व कर भाई सरफेस, तो सरफेस ने बोला चल भाई बुरा मत मानियो, मैं तेरा रिजॉल्व कर देता हूँ तेरे को, तो सरफेस ने बोला मैं तेरे को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, भाई देख मैं कैसे रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो बोला रिजॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया है, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, यही दो डायरेक्शन है, इसी में रिजॉल्व करना हमें। तो इस फोर्स को, ये फोर्स कितना हमारा mg है भाई, तो इस mg का ये एंगल कितना है, थीटा, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि ये थीटा होगा था, और ये क्या होगा, mg cos थीटा होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो यू प्लीज सी दैट लेक्चर, राइट, एक ही बात को 10 जगह पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। इसका मतलब कि सरफेस जो ये हमने बनाया, इस सरफेस के ऊपर आप देखिए तो कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगा भाई, हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यू हैव अप्लाइड mg cos थीटा। ये सरफेस है आपका, इस सरफेस पे आपने ये इंक्लाइन प्लेन था, ये थीटा एंगल है, और आपने इस पे mg cos थीटा लगाया आपने, ये आपका mg cos थीटा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपने mg cos थीटा लगाया, ये mg cos थीटा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगाया, और सरफेस के पैरेलल बॉडी पे mg sin थीटा लग रहा था। तो सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी के, सरफेस पे रखी हुई बॉडी के ऊपर सरफेस के पैरेलल जो फोर्सेस लगता है, उससे सरफेस को कोई दुश्मनी नहीं, हो कहेगा भाई तू चल ले मेरे ऊपर जितना मूव करना कर, बट मैं तेरे को अपने थ्रू घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए सरफेस के पैरेलल जो फोर्सेस लग रहा है उससे उसको कोई नुकसान नहीं है, बट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लग रहा है उसको वो अपोज कर रहा है, कह रहा है मैं तेरे को अपने अंदर तो नहीं एंटर करने दूंगा। तो ये क्या हुआ, mg cos थीटा, ये क्या हुआ, इस पे नॉर्मल एक्शन हो गया, ये नॉर्मल एक्शन हो गया इसका। और अब अगर इस बॉडी का आपको फोर्स, बॉडी के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये जो बॉडी है आपकी, इसको इसको फ्री बॉडी डायग्राम से आपको बनाना है, इसके ऊपर बनाना है, तो भाई देखो ये है आपकी बॉडी, ये है आपकी बॉडी, और इस बॉडी पे mg ऐसे लग रहा था, और और आप क्या कहेंगे, सरफेस ने भैया तुम पे एक नॉर्मल एक्शन लगाया है, सरफेस ने इनके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन लगाया, ये एक लाइन खींच दी है, बोलिए हेलो, ये हो गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि बॉडी का mg ऐसे लग रहा था, और सरफेस ने अपना, सरफेस के ऊपर ये कितना लगा रहा है उसको समझ लिया रिजॉल्व करके, और सरफेस ने उसके ऊपर उतना लगा दिया, ये n जो लगा ये इस mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मल एक्शन है,
तो ये क्या है साहब, नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस बॉडी का। फिर मैंने बोला कि आपको यहाँ पे बताया था ना कि आप ऐसे बना लीजिए, फिर बाद में रिजॉल्व करके बनाइए। तो यहाँ पे मैंने रिजॉल्व किए बगैर बना दिया है इस तरीके से। तो अब अगर आप इसको कि एक एमजी माने कि इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहा है, कि एमजी लग रहा है और सरफेस ने जो इस पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन, यही 2 फोर्स लग रहे थे। लेकिन इस तरीके से तो पता नहीं चलेगा ना कि बॉडी किधर जा रही है, तो इसको रिज़ॉल्व करके समझना पड़ेगा। तो चलो भैया इसको रिज़ॉल्व करके समझना चाहते हो, तो मैंने बोला कि इसी चीज़ को आप इधर समझिए फिर से ऐसे समझिए। तो इसको फिर से समझाने के लिए मैंने क्या किया, बोला एक इंक्लाइन प्लेन आप बना दीजिए, फिर से बनाइए इंक्लाइन प्लेन। तो ये इंक्लाइन प्लेन बनाया आपने। फिर इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने क्या किया, बॉडी को रख दिया। ये बॉडी को आपने बोला कि ये बॉडी रख दी मैंने यहाँ पे। और फिर बोला देखो जी, इस mg के 2 कंपोनेंट हो गए, एक ऐसे mg cos mg sin थीटा, और ये mg अब नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये है mg cos थीटा। और इस mg cos थीटा को बैलेंस किया किसने, नॉर्मल रिएक्शन ने। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इधर की तरफ इस पे फोर्स लगा दिया। ठीक है जी। तो अब ये एंगल थीटा है। तो अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, बॉडी के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये बॉडी ने सरफेस के ऊपर mg cos थीटा दिखाया, यानी कि ये mg हटा दिया, mg को रिजॉल्व कर दिया। mg को रिजॉल्व करके mg cos थीटा और mg sin थीटा दिखा दिया। और अब दिखाया कि देखो जी, सरफेस के नॉर्मल तो इसका मोशन नहीं हो सकता, सरफेस के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। और अब नेट फोर्स क्या बनना चाहिए, दिस एफ नेट शुड बी mg sin थीटा। लो भैया, इस तरीके से इस केस में यानी कि फाइन फाइन नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलता है इंक्लाइन प्लेन के केस में, ये भी आपने देख लिया। ये एक एग्जांपल मैंने आपको सिखाया। एक एग्जांपल और चाहता हूँ कि आप इसको ढंग से देखें, और फिर हम लोग अपने क्लास के एंड की तरफ चलेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे रिजॉल्व हुआ, तो मैंने बताया है प्रोजेक्टाइल का जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन का जो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको ये पूरी अच्छे तरीके से मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है। एंड मोशन इन प्लेन के प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए और उसको अच्छे से समझिए। सो आई होप दैट इज लेक्चर नंबर 13 ऑफ मोशन इन प्लेन। उस प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए और समझिए। सो ये बात अगर आप समझ गए तो ठीक है। अब अगला कुछ इस तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। लुक एट दिस हियर। सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन हम मान के चल रहे हैं कि दिस इज द इंक्लाइन प्लेन वी हैव, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने कोई बॉडी रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ऐसे रख दिया। ठीक है जी। और ये एंगल थीटा बता दिया। बोले हेलो, ये प्लेन बाई अपनी जगह से हिलने डुलने वाला नहीं, फिक्स। तो अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन बताइए, तो इसमें क्या नया है, ये तो बिल्कुल वही केस हो गया। तो इसको नया बनाना पड़ेगा ना। तो जो अब नया बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे एक फोर्स ऐसे ले लेते हैं। हेलो, ये सरफेस है, इस बॉडी पे एक mg तो लग ही रहा होगा, इस बॉडी का मास तो m है ही, इस बॉडी का मास तो m है ही। पहले इसके मास की बात कर लेते हैं कि देखो भैया, इसका मास m है। मास ऑफ दिस बॉडी इज मास इज इक्वल टू m। m है इस बॉडी का मास। और फिर उसके m होने की वजह से इस पे एक mg लग रहा होगा, ऐसे, करेक्ट। और इस पे हमने बोला कि एक फोर्स किसी बंदे ने और लगा दिया इस बॉडी के ऊपर, और वो फोर्स ऐसे लगाया गया। कोई बंदा था, उसने आकर के फोर्स इस पे लगा दिया। उसने बोला हेलो, इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके का सिचुएशन, किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेड स्लाइडर जो होता है, स्लाइडर के ऊपर आपका कोई, जैसे आप अपने छोटे भाई बहन के साथ गए पार्क में, स्लाइडर है, छोटे भाई को यहाँ पे बिठा दिया, और अब कहीं भाई स्लाइड ना कर जाए, इसलिए भाई पे आपने कैसे फोर्स भी लगा रखा है ताकि वो गिरे ना, स्लाइड ना करे। सो दिस इज व्हाट वी डू इट। या सपोज कर लो आप गए, अपनी किताब यहाँ पे रख दी और किताब को हाथ से ऐसे एक फोर्स लगा दिया ताकि किताब नीचे ना गिरे। सो वी डू इट। सो नाउ इन दैट सिचुएशन, एक तो इस बुक का या बॉडी का एक mg लग ही रहा था, और आपने एक इसके ऊपर f भी लगा दिया जी। ये दो फोर्सेस लगा दिए, और पूछा जा रहा फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बताइए।
आयन नॉर्मल रिएक्शन। क्या करेंगे आप इस केस में? फिर सरफेस क्या करेगा यार, वो कहेगा कि यार ये तुम लोग जो दो फोर्सेस मेरे ऊपर लगा रहे हो वो मेरे परपेंडिकुलर नहीं है, तो मेरे को तो असेस करना पड़ेगा कि मेरे परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, तब तो मैं वो जब असेस कर लूंगा तब मैं नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा, और फिर नॉर्मल रिएक्शन लगा करके और अपने परपेंडिकुलर तुमको मोशन करने नहीं दूंगा। बात बिल्कुल सही है। तो अब अगर आप इसको इस आई मीन सरफेस पे कितना नॉर्मल एक्शन लग रहा है ये निकालना चाहते हैं, तो पहले आप सीधा सीधा बोलिए सरफेस जी ये रहे आप, और ये आपका थीटा एंगल है, ये आपको हमने बना दिया, ये एंगल आपका थीटा हो गया, और हमने बोला जी आपके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन ये लग रहा है, ये लग रहा है सरफेस के ऊपर नॉर्मल एक्शन। किसी ने बोला well, अच्छा कि यार आप ऐसे क्यों बता रहे हो, थोड़ा अलग तरीके से बताओ ना। ये भी बात सही है, तो चलो जी इसको हटाए, पहले सरफेस के ऊपर ही नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग कह रहे हैं सरफेस आपके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, ये वाला जो mg ऐसे आया, और एक दूसरा फोर्स लगाया गया जो आपके ऊपर ऐसे आया, ये दो फोर्स लगे आपके ऊपर, ये दो फोर्स आपके ऊपर लगे, ये वाला, ये आपके ऊपर दो लगे। अब आप बताइए आपको अपना सरफेस अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे आप? तो कहेगा मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। चलो रिजॉल्व करने के लिए एक लाइन लेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, और और एक लाइन इसके ऊपर पैरेलल ऐसे लेगा। बोला अब मैं पहले इनको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये सरफेस के ऊपर लगने वाले दो फोर्सेस थे आपने दिखाया है, ये बोला है एफ और ये आपने बोला mg। सरफेस पे आपने दो फोर्सेस ये लगाए थे, सरफेस ने बोला मैं इनको रिजॉल्व करूंगा, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ना कि ये एंगल भी ये थीटा है, तो आपको सिखा रखा है मैंने कि ये थीटा होगा। अच्छा अब अगर ये पता चल गया थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, चूंकि ये और ये दोनों, चूंकि ये दिख रहा है ये इसके पैरेलल है ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये 90 होगा, तो ये एंगल दे रखा है, इसको आप 90 माइनस थीटा मान लीजिए, 90 माइनस थीटा। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा जो ये पिंक वाला है, तो इस पिंक वाले का एरो यानी बोले हेलो तेरा एक कंपोनेंट भाई इधर आएगा, तो तेरा एक कंपोनेंट भाई इधर भी आएगा, तो इधर जो तुम्हारा कंपोनेंट होगा वो कितना होगा भाई, सो दिस इज एफ, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इधर एफ कॉस 90 माइनस थीटा, सो दिस इज एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एफ साइन थीटा बन जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा एफ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि एफ कॉस थीटा आ जाएगा, तो जी एफ कॉस थीटा इधर आ गया। फिर mg की बारी आएगी, तो इधर mg cos थीटा आएगा जी, mg का ये फोर्स क्या आएगा mg, यानी कि यहाँ mg cos थीटा आएगा, और फिर इधर क्या आएगा mg sin थीटा। सो अब एक तरीके से सरफेस ने इन सबको क्या कर दिया, इनका पोल खोल दिया, और पोल खोल दिया तो अब इसको फिर से हम लोग बना देते हैं। तो बोला देखो जी सरफेस, कुछ इस सरफेस ने बताया आपको कि देखो मेरे ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, ये इन सब को मैंने रिजॉल्व कर दिया, और रिजॉल्व करने के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लगा वो कुछ इस तरीके से लगा, और वो कितना लगा तो वो आप देख लीजिए। दैट फोर्स इज, इनका जो कंपोनेंट था एफ साइन थीटा और इनका जो कंपोनेंट था एम जी कॉस थीटा, सो दिस इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, इतना मेरे ऊपर लगा, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल एक्शन हो गया। अब ये तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आपने समझा दिया, और ये बोला कि आप इसके ऊपर ये सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल एक्शन हो गया जी, ये नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस बॉडी के नजरिए से देखें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे एक तरीका ये इसका दिखाने के लिए कि ये एक एफ लग रहा है और एक mg लग रहा है, ऐसे दिखा दीजिए, और बोलिए सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जी अपने परपेंडिकुलर, ये तीन फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी का ये फ्री बॉडी डायग्राम भी हो गया। लेकिन हमें मालूम है ना कि इससे हम ज्यादा कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो इसको रिजॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करके दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चलिए जी, ये आपने इंक्लाइन प्लेन लिया, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने इस बॉडी को रख दिया, बोला हेलो बॉडी तुम यहाँ आ जाओ, और फिर आपने बोला कि इसके फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं, इधर आ गया mg, इधर mg cos थीटा है तो इधर mg sin थीटा,
और इधर जो फोर्स था उस फोर्स का कंपोनेंट इधर कितना है, एफ कॉस थीटा, और इधर आपने फोर्स कितना लगा दिखा दिया। और अब ये हमारे लायक हो गया कि ये एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इस बॉडी के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये फोर्स लग गया, ये लग गया, ये लग गया, और बोला जी देखो इस बॉडी पे जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया। ओके, और अब इस बॉडी पे नेट फोर्स बताओ। तो अब हमें क्या मालूम है कि एफ कॉस थीटा इस एम जी साइन थीटा से बड़ा है या छोटा है। हो सकता है एम जी साइन थीटा एफ कॉस थीटा से बड़ा हो सकता है एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर हो सकता है एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा हो। तो तीनों सिचुएशन हो सकता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, इफ, यहीं पे लिख रहे हैं, इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, तो नेट फोर्स क्या बनेगा जी, एफ नेट इज एफ cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ठीक है जी, ऐसे इफ एफ cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो नेट फोर्स क्या हो गया जी इस बॉडी पे, जीरो हो गया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के तो ऐसे ही फोर्स सरफेस के नॉर्मल तो ऐसे ही जीरो हो गए। और साहब अगर mg sin थीटा बड़ा हो गया किससे, एफ cos थीटा से, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ लिया और नॉर्मल रिएक्शंस भी पढ़ लिया। तो बच्चों इसके साथ मैंने आपको व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज नॉर्मल एक्शन, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज फोर्स बॉडी डायग्राम, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करो, एक बार दो बार। ये वीडियो आपको ना कम से कम दो बार देखना चाहिए, नोट्स बनाने के पहले, नोट्स बनाने के पहले। और एक बार देख करके, और जब आप नोट्स बनाने एक बार देख लो और आपको लगे कि समझ में आ गया, तो आप नोट बनाने जाओ तो खुद बनाने की कोशिश करो, बार गलती होगी आपसे, गलती होगी तो फिर आप देखो कि ओके क्या गलती कर रहा था मैं, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको खुद पहले एक बार देखना चाहिए ठीक से, फिर खुद अपने उसको करके देखना चाहिए, और फिर चेक करना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हो रहा है, तब जाके फाइनल आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। फिर टीचर जब इसको आगे कैरी करेगा तब आप समझ पाओगे। तो ये लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने के लिए जो बेसिक्स जरूरत थी वो मैंने अभी तक बिल्डअप किया है। और अगले लेक्चर में आप मुझे ज्वाइन करिए, वहां मैं आपको टेंशन इन स्ट्रिंग्स एंड रोप और कनेक्टेड बॉडीज के मोशंस को पढ़ाने के लिए लेके चलूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप प्रमोटिंग, keep sharing, and keep commenting. Comments are very less, so kindly do. This is a request to all of you. So bye bye. God bless you.